Hello friends, I welcome you all to this very amazing organic chemistry series जिसमें हम एल्कीन डील कर रहे हैं अभी। और एल्कीन में हमारा आज का टॉपिक है E2 मैकेनिज़्म। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने E1 मैकेनिज़्म डिटेल में देखा था। आज हम E2 मैकेनिज़्म को डिटेल में पढ़ेंगे। Now coming on to our topic, that is E2 mechanism. So what's the first point? Bimolecular elimination mechanism. So first point to remember that E2 mechanism is bimolecular elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है। बायोमोलिकुलर क्यों है ये हम अभी आगे देखेंगे जब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे होंगे। सिंगल स्टेप प्रोसेस है। हमारी E1 मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस होती थी, आपको याद होगा, लेकिन E2 मैकेनिज्म हमारी सिंगल स्टेप प्रोसेस है। E2 इज वन स्टेप प्रोसेस है हमारी E2, लेकिन E1 जो है हमारी वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। ये डिफरेंस है। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। E2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज RDS। E1 मैकेनिज्म में हमारी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन RDS होता था। E2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट का बनना RDS होता है। RDS क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। Rate of the reaction is depending on substrate and base. Means order of the reaction is 2. Substrate की पावर 1 है, बेस की भी पावर 1 है। That's why it is a second order reaction. 1 + 1 will give us 2. E2 मैकेनिज्म में हमें याद रखना होगा जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। E1 में वीक बेस से काम चल जाता था, लेकिन E2 में बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्यों स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है? क्योंकि E2 मैकेनिज्म में हमें H+ निकालना होता है। जो भी हमें E1 मैकेनिज्म के लिए सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट से H+ निकालना होता है, और H+ जो निकालना होता है वो कंपाउंड में बहुत वीक होता है, और उस वीक H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है। तो रीज़न क्या है स्ट्रॉन्ग बेस का? कि वीक H+ निकालना है, वीकली एसिडिक H+। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ एन E2 reaction CH3CH2Br plus OH minus gives us CH2 double bond CH2 plus H2O। यहाँ पे हमने बेस क्या यूज़ किया है? OH minus। OH minus is a good base, it's a strong base। so OH minus ये वाले कार्बन पे अगर हम इसके हाइड्रोजन्स ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, इसको ऐसा ना करें, यहाँ पे एक H मान लो, यहाँ पे एक H मान लो, और यहाँ पे एक H मान लो, तो हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो ये वाला H+ निकाला जाता है। और हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो H+ है वो बहुत कम एसिडिक है। ये वाला H कम एसिडिक है, तो इसको निकालने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए पड़ेगा। OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर ये इसको निकालेगा। जब ये H निकलेगा तो साइमल्टेनियसली ये Br भी निकल रहा होगा, और फिर हमारा ये इथीन फॉर्म हो रहा होगा। Now let's see the mechanism and that will get you the clear concept। पूरा अच्छे समझ जाएंगे आप। यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिज्म इसकी। तो लेट मी शो यू। ये हमें सबस्ट्रेट है, हमारा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट से आई गेस यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप अटैच है।
हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप अटैच है। अब हमें करना क्या है, हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, B माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो लीविंग ग्रुप के एडजेसेंट वाला कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन होता है, बेस उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन अगर जब वो एक्सट्रैक्ट करता है तभी साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप भी लीव हो रहा होता है। उसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये बहुत स्लो होती है और इसी को हम बोलते हैं RDS बिकॉज इट इज स्लो। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो बेस होता है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, क्योंकि उसे एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो वो इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। ये बॉन्ड बन रहा है, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बन से अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। उस समय हाइड्रोजन कार्बन से अपना बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक कर रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे फिर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि कार्बन साइमल्टेनियसली यहाँ पे लीविंग ग्रुप भी लीव कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक बात हमें और पता चलती है, अगर लीविंग ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप है, मीन्स अगर उसकी टेंडेंसी है लीव करने की, अगर वो स्टेबल बन रहा है, L माइनस अगर स्टेबल बन रहा होगा तो टेंडेंसी होगी कि वो लीव करे, जल्दी लीव करे। तो हमारा रेट किससे डिटरमाइन होगा रिएक्शन का, L माइनस कितनी आसानी से लीव कर रहा है और हमारा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर हमारा H कितना एसिडिक है। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करेंगे जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो, तब हम क्या देखेंगे कि लीविंग ग्रुप हमें कंसीडर करना होगा, सेकेंडली हमें एसिडिक H कंपेयर करना होगा, थर्डली हमें बेस कंपेयर करना होगा। और अगर कोई भी दो चीज़ें सेम दी हैं 4 ऑप्शंस में, तो कोई भी एक से कंपेयर हो जाएगा, बेस अलग दिया होगा या फिर एसिडिक हाइड्रोजन अलग दिया होगा या फिर लीविंग ग्रुप अलग दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में डील कर लेंगे। तो आई होप आपको ट्रांजिशन स्टेट समझ में आई। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग चल रही होती है, इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, बेस ने अटैक किया, हाइड्रोजन भी लीव कर रहा है, हम देख सकते हैं बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, साइमल्टेनियसली कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है और सिंगल स्टेप प्रोसेस के बाद हमें मिल जाएगा एल्कीन। आई होप यू गॉट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। Now let us deal with factors on which this reaction depends. हमने E1 में देखा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा रिएक्शन फेवर करता है, लेकिन E2 में हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा E2 मैकेनिज्म। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर E2 मैकेनिज्म। If you want a detailed video on polar and non-polar solvent, please comment below. रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट कब होगा, जब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। कार्बोकेटायन फॉर्म हो नहीं रहा है, यहाँ पे RDS में फॉर्म भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में साइमल्टेनियसली हर चीज़ हो रही है, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट। Rate of reaction increases with increasing strength and concentration of the base. ये पॉइंट हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगर हमने बेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो हमारी रिएक्शन जल्दी होगी, क्योंकि RDS में क्या है, H+ का निकलना भी RDS में है, तो हमारी रिएक्शन H+ के निकलने पे भी डिपेंड कर रही है। और H+ का निकलना किस पे डिपेंड करता है कि बेस कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस पे भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस हम बढ़ा देंगे तो और जल्दी जल्दी निकलेगा और ज़्यादा H जो बेस होगा वो अवेलेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लीविंग ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ RDS, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन। हमने अभी बताया था कि लीविंग ग्रुप भी रिएक्शन का पार्ट है, और हमने कल भी डिस्कस किया था E1 में भी यही ऑर्डर आता है, RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। क्यों आता है, बिकॉज I- इज अ गुड लीविंग ग्रुप
then Br minus, then Cl minus, then F माइनस। तो लीविंग ग्रुप हमारा आरडीएस में हमारे जो भी स्टेप हो रहे होते हैं वो हमारा डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। लीविंग ग्रुप भी पार्ट ऑफ आरडीएस है, और यहाँ पे हमें आर सेम दे रखा है, मतलब सब में एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा सिमिलरली सेम निकल रहा होगा। हम ये भी मान सकते हैं, अगर हमें जब कुछ नहीं दिया है, कि हमारा सब इन सब में बेस भी हम सेम ही ले रहे होंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे डिफ़र कहाँ कर रहा है, आई बी आर, मतलब हेलोजन डिफ़र कर रहे हैं, और हेलोजन में लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा आई माइनस होता है, तो सबसे पहले निकलेगा भी आई माइनस। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, लीविंग ग्रुप पे। हाँ, हमें एक बात पता है कि जो हमारा E1 होता है वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता है, बट E2 हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना, H+ का निकलना हमारा आरडीएस का ही पार्ट है। लीविंग ऑफ हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ आरडीएस। तो अब हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, हाइड्रोजन विल रिएक्ट फास्टर देन ड्यूटेरियम देन ट्राइटियम। तो हमें जैसा कि पता है कि H+ निकलने में ज़्यादा आसानी होती है देन D+, देन T+। तो अगर हमें रिएक्शन कुछ ऐसी दे दी जाए जिसमें कार्बन के ऊपर को जो ग्रुप लगा है, एक में H लगा है, ये कुछ भी है, यहाँ पे कुछ कार्बन है, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप्स लगे हुए हैं। सेकंड हमें दे दिया जाए ये वाला कंपाउंड जिसमें कार्बन, यहाँ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ ड्यूटेरियम डी लगा हुआ है, H की जगह D लगा हुआ है, और एक कंपाउंड हमें दे दिया जाए जिसमें यहाँ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ट्राइटियम है T, ये, और हमसे कहा गया कि इन तीनों की हम E2 मैकेनिज्म करानी है। कोई बेस हमें B- दिया है, और हमें पता करना है कि जब E2 रिएक्शन हमारी होगी तो सबसे पहले किसकी होगी, इसकी रेट किसका ज़्यादा होगा। तो मैं बोलूँगा इस वाले का ज़्यादा होगा, फिर इस वाले का ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है, लीविंग ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन है, इस केस में, इस वाले केस में ड्यूटेरियम है, और इस वाले केस में ट्राइटियम है। H+ का निकलना इज़ मोर ईजी देन D+ का निकलना देन T+ का निकलना। तो H+ सबसे पहले निकल जाता है, तो आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पे काम में आ रहा है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, बट H+ बहुत ही जल्दी निकल जाता है। H+ का निकलना आसान होता है D+ से देन T+ से। तो मैं बोलूँगा कि H+ जल्दी निकलेगा तो इसलिए इसकी रेट ज़्यादा होगी, और T+ से जल्दी D+ निकलेगा तो इसकी रेट ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले ये फर्स्ट, देन दिस सेकेंड वन, that is deuterium 1, and then third tritium 1. I hope you all got the point. In the next video we will be dealing with some questions related to E1 and E2, and then we will continue with E1CB. As you know, link of this presentation is in PDF, so you can download it and read the notes. Thank you.